वेलकम डियर्स। ज्योग्राफी में आज हम जलमंडल अर्थात महासागरों को समझने वाले हैं। और ना कि केवल महासागर, इसके साथ साथ महासागरों के नीचे क्या होता है, महासागरीय लवणता कैसी होती है, ये पीने योग्य पानी और लवणीय पानी में अंतर क्या होता है, और वो पानी उसमें कौन कौन से लवण मुख्य लवण पाए जाते हैं, और साथ के साथ जलधाराएं जो ज्योग्राफी का एक जटिल टॉपिक में से आता है। जलधाराएं दिखा देता हूं मैं आपको। देखो, सबसे पहले ये समझेंगे महासागर। महासागर कौन कौन से हैं, सागरीय लवणताएं, ये समझ लेंगे। उसके बाद ये केवल देख के नहीं छोड़ देना, लास्ट तक देखना, कम से कम इसको लास्ट तक देख लेना। देखो, महासागरीय जलधाराएं कौन सी होती हैं, कैसे बनती हैं। अब इसमें भी गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। अब इस गर्म और ठंडी जलधाराओं में, गर्म जलधारा में भी अलग अलग महासागर की जलधारा, और इस अलग अलग महासागर की जलधारा में उत्तरी दक्षिणी, उत्तरी दक्षिणी, इस तरह से ये गर्म जलधारा है और ये ठंडी जलधारा है, उत्तरी दक्षिणी हर महासागर की। तो इतना सारा टिपिकल होता है इस वाले टॉपिक में, जलधारा वाले टॉपिक में, कि ये याद नहीं हो पाती हैं आसानी से, और समझ में तो आती ही नहीं है कि ये जलधारा कैसे किधर को बह गई, ये जलधारा बनी क्यों। तो इस सब को क्या करेंगे, हम इस सब को मैप पर देखेंगे, और ये मैप मैंने तैयार किया है आप लोगों के लिए, ध्यान से देख लेना। इस मैप में गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा सारा बताऊंगा कि जलधारा बनती कैसे है, चलती कैसे है, गर्म कैसे होती है, वो ठंडी कैसे होती है। यहाँ पर नॉर्वे है, नॉर्वे जबकि बिल्कुल ठंडा देश है, उच्च अक्षांशों पर है, ध्रुव के पास है, लेकिन फिर भी वहां पर गर्माहट मिलती है हमें गर्म जलधारा से। वो कौन सी जलधारा है बताऊंगा। तो ये जलधाराएं बनती कैसे हैं, इस तरह से इनमें फ्लो क्यों होता है, कैसे होता है, और गर्म ठंडी सब कुछ इस मैप पर याद हो जाएगा। बस इस क्लास को पूरा देख लेना, ठीक है। चलो शुरू से चलते हैं। और वो ऑलरेडी मैंने बता दिया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर क्लास अच्छी लगती है तो जोड़ के रखना साथ में। देखो, महासागर, ओशन इंग्लिश में, होता क्या है सभी को पता है कि हमारी जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी का के दो हिस्से हैं। दो हिस्से का मतलब उत्तरी को दक्षिणी नहीं ले रहे हम। दो हिस्से, दो चीज का मतलब है कि एक पानी और एक स्थल, जमीन। तो एक जल वाला हिस्सा, ये पृथ्वी है हमारी, इसमें जो ब्लू कलर का आप देखेंगे तो ये है पानी वाला हिस्सा, और बाकी जो कलरफुल देखेंगे वो है ये कलरफुल आपको दिख रहे हैं, तो वो स्थल वाला हिस्सा है। ये जल वाला हिस्सा है, ये स्थल वाला हिस्सा है, ठीक है। तो इसका मतलब पृथ्वी पर क्या है, जल है या स्थल है, दो चीजें हैं। अब जल और स्थल, देखो सारी चीजों को, कुछ फैक्ट्स होंगे, वो फैक्ट्स डायरेक्ट हमें याद रखने हैं, जैसे ये परसेंटेज वगैरह है। बाकी चीजों को हम एक एक को समझेंगे। तो पृथ्वी पर जो जलमंडल है वो है कितना, लगभग 71%, 70.8, 70.8% पृथ्वी पर जल है। और बाकी 29.2, 29% के आसपास क्या है, स्थल है, जमीन है। इसको ध्यान रखना है। अब इसको भी ध्यान रखें कि ये जल 71% और ये 29% जो अ, स्थल है, वो क्या है, एक एवरेज पूरी पृथ्वी पर, मतलब पूरी पृथ्वी का। लेकिन अगर हम इसे गोलार्ध के हिसाब से देखें, तो उत्तरी गोलार्ध में, अभी मैप पर दिखाऊंगा, उत्तरी गोलार्ध में जल है 40% और स्थल है 60%। मतलब स्थल ज्यादा है। और दक्षिणी गोलार्ध में ध्यान से देखना, उत्तरी गोलार्ध में स्थल ज्यादा है, जल कम है, और दक्षिणी गोलार्ध में जल ज्यादा है, स्थल कम है। ठीक है, एक बार मैप देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो, ये हम खाली मैप लेंगे। उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध है क्या, उसको एक बार देख लेते हैं। ये 0 डिग्री लाइन है। इस 0 डिग्री लाइन के ऊपर उत्तरी गोलार्ध, इस 0 डिग्री लाइन के नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो इसमें ध्यान से देखना आप, ये एशिया है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, और इसका अफ्रीका का आधा हिस्सा है, ये थोड़ा सा ये भी आ रहा है दक्षिण अमेरिका, बाकी ऑस्ट्रेलिया नहीं आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जमीन का हिस्सा ज्यादा है, तो वो कितना है, 60% है। और पानी का हिस्सा ये बीच बीच में जो आ रहा है वो कितना है, लगभग लगभग 40% है, 40%, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको पानी पानी दिखेगा। जमीन कितनी है, दक्षिणी अमेरिका हो गया, अफ्रीका का थोड़ा सा हिस्सा, आधा हिस्सा हो गया, और ऑस्ट्रेलिया हो गया, बाकी अंटार्कटिका है। और ये सारा क्या है, यहाँ पर पानी है, सारे में पानी है। तो इसका मतलब क्या, 80%, 80% लगभग में 75 to 80% पानी है, और बाकी 25 to 20% क्या है, स्थल है। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर होगी। अगर हम ओवरऑल लें तो क्या, 71% तो हमारा पानी है, और कितना, 29% क्या है, स्थल है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है।
चलो शुरू से आ जाते हैं। अब ये जो पानी है, खास बात ये है कि ये जो पानी है वो पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य का मतलब सभी को पता होगा, आप समुद्र में जाते हैं तो पानी पियेंगे समुद्र का? नहीं पी पाएंगे। कैसा होता है? कड़वा होता है, खारा होता है, उसको बोलते हैं लवणीय। तो इस चीज पर आ जाते हैं हम। ये तो समुद्र का पानी जो है वो पीने योग्य नहीं है, वो कैसा होता है? लवणीय। तो पूरी पृथ्वी पर जो पीने योग्य पानी है वो लगभग कितना है? 2.5% के आसपास। तो खारा पानी कितना है? लगभग 97.5% के आसपास खारा पानी। ये लवणीय पानी है। लवणीय क्यों बोल रहे हैं अभी बताऊंगा, लवण किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, पीने योग्य पानी थोड़ा सा है, मात्र 2-2.5% है, और बाकी 97-98% क्या है? खारा या लवणीय पानी है। पहले ये देख लेते हैं हम इस लवण को देखने से पहले या महासागरों को देखने से पहले कि जो हमारा जलमंडल है उसके नीचे होता क्या है। क्योंकि कई बार ये नाम आते हैं और उन नाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये होता क्या है। जैसे हमने बोला दर्रा। अब कई लोग दर्रे में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, पहाड़ों में जब पर्वतों में हमने दर्रे किए तो दर्रों में ही कंफ्यूज हो गए कि दर्रे क्या होते हैं, दर्रा तो पता ही नहीं है। पासेज क्या होते हैं? तो पासेज एक रास्ता है या बीच से गया गई हुई दो पहाड़ों के बीच में खाली जगह है। तो वो घाटी हुई नीचे, और बीच जो रास्ता गुजर रहा है वो सब क्या है? दर्रा। तो उसको अलग से तो समझाने के लिए मतलब वो हमें पता होना चाहिए टर्म्स। तो यहाँ पर देखो, ये हमारा सागर तल है, इसको हम बोलेंगे सागर तल। सागर तल, समुद्र तल, समुद्र तल। ठीक है, ये हमारा समुद्र तल है, सी लेवल है। अब इस सी लेवल मतलब यहाँ पर पानी है, ये ब्लू कलर में आपको पानी दिख रहा है, नीचे जमीन पृथ्वी है। ठीक है, तो शुरुआत कैसे होती है? जैसे आप कोई भी नदी में जाते हैं तो शुरू में क्या होगा? नदी किनारा होगा, जमीन होगी, जैसे ये जमीन है। फिर धीरे धीरे आप पानी में जाएंगे, पानी में जाएंगे तो पानी की गहराई बढ़ती चली जाएगी, और थोड़ी दूर जाने पर बिल्कुल गहरा हो जाएगा अचानक से। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से सागर में भी होता है। थोड़ी दूर तक ये मग्न तट चलता है। मग्न तट का मतलब जो एक ऊंचा तट चल रहा है ना, मतलब ऊपर लेवल चल रहा है, तो उसको बोलते हैं हम महाद्वीपीय मग्न तट, जो ऊपर चल रहा है। पानी की गहराई बहुत ज्यादा नहीं है। अचानक से जब गहराई ज्यादा होती है और ये जो ढाल उतरता है, इस ढाल को बोलते हैं महाद्वीपीय ढाल। ठीक है, ढाल हो गया हमारा क्या? महाद्वीपीय ढाल। अब इस महाद्वीपीय ढाल के नीचे क्या है? सारा समुद्र है या महासागर है। अब जैसे हम स्थल पर भी क्या देखते हैं? पहाड़ है, पहाड़ से नीचे आए जमीन है, जमीन है, प्लेन है, प्लेन को क्या बोल रहे हैं हम? मैदान। तो जो प्लेन जमीन है वो स्थल पर भी मैदान है और समुद्र में भी मैदान है। तो अगर इस तरह से कोई ढाल नहीं होगा और प्लेन जगह होगी बहुत दूर तक, तो उस बहुत दूर के एरिया को क्या बोलेंगे? बहुत दूर का मतलब 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर नहीं, बहुत बहुत दूर तक। ठीक है, जैसे गंगा का मैदान, यमुना का मैदान, इस तरह से प्लेन एरिया वो पूरा। तो यहाँ पर भी क्या होता है? यहाँ पर भी मैदान होते हैं, इन मैदानों को बोलते हैं महासागरीय नितल मैदान। मतलब जो तल में है, नितल में है, वो क्या? वो वाले मैदान। ठीक है, अगर कुछ ऐसा देखो, ये बिल्कुल फिक्स ऐसे नहीं होगी कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। ये समझाने के लिए एक ड्राइंग की हुई है कि इसको क्या बोलेंगे, ऐसे उभार आ जाए, इसको उभार आ जाए, इस तरह से नीचे चला जाए, इसको क्या बोलेंगे। तो ये केवल एक ड्राइंग है। ये कहीं भी हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है, ये कहीं भी, ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज किसी भी तरह से नहीं होना। ठीक, तो देखो यहाँ पर अगर किस समुद्र में, महासागर में नीचे अगर इस तरह से जमीन का हिस्सा ऊपर उठ जाए और वो हिस्सा चौड़ा हो थोड़ा सा, मतलब चौड़ा दूरी तक हो, तो उसको बोलते हैं ग्योट। एक बहुत कम टर्म्स से आता है क्वेश्चन इसमें, ग्योट। लेकिन वो एक उभरा हुआ एरिया पहाड़ की तरह हो तो उसको बोलते हैं हम कटक। मतलब सीधा ऐसे करके ये, तो इसको बोलते हैं कटक, मतलब चौड़ाई कम है, उभरा हुआ है। अब ज्वालामुखी का तो आपको पता ही होगा, ज्वालामुखी क्या होते हैं? पृथ्वी को फटने से बचाने के लिए, पृथ्वी के अंदर आग है, उस आग से लावा बना हुआ है, पृथ्वी के अंदर पिघली हुई चीज है, वो लावा निकल जाता है तो पृथ्वी फटने से बच जाती है, क्योंकि वहां पर प्रेशर बहुत है, वो प्रेशर रिलीज हो जाता है ज्वालामुखी के साथ। तो ऐसे ज्वालामुखी जब बनते हैं तो उनसे कई बार द्वीप बन जाते हैं। और ये अगर ज्वालामुखी उभरते रहे, ऊपर उठते रहे, तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे? पहाड़ बन जाएंगे, हमारी आग्नेय चट्टानें बन जाएंगी। तो ये ज्वालामुखी ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, महासागर में एक ऐसे ये ढाल के साथ एक साथ नीचे तक गहराई तक एक दरार आ सकती है। उस दरार को क्या बोलते हैं? तो उस दरार को बोलते हैं गर्त।
ये दरार है गर्त, और गर्त किसी भी महासागर का सबसे निचला भाग होता है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो गर्त जैसे मैरियाना गर्त अभी आगे चल के आएगी। और यहाँ पर इस तरह से अगर आ जाता है अ, जमीन का हिस्सा ऊपर तक उभरा हुआ चलता रहे काफी दूर तक, इसको बोलते हैं मध्य महासागर कटक। कहाँ पर होते हैं ये? महासागरों के बीच में होते हैं। तो ये बनते हुए आ रहे हैं, ठीक है, ये लगभग बनते हुए आ रहे हैं। और ये जो कटक था, वो कटक मध्य महासागर में दूर तक कटक चलता रहा है। ये एक पहाड़ टाइप का है। ऐसे बहुत सारे पहाड़, बहुत सारे पहाड़ का मतलब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 75,000 किलोमीटर लंबाई के पहाड़, सॉरी, हमारे महासागरों के नीचे मौजूद है, मतलब महासागरों में मौजूद है। तो इसको ध्यान रखना है आपको। ये दूर तक जब पहाड़ों की श्रृंखलाएं चलेंगी और जमीन का हिस्सा ऊपर उभर रहेगा, तो उसको बोल रहे हैं मध्य महासागरीय कटक, ठीक। और ये समुद्र तल है ही, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे जमीन का नीचे का हिस्सा। होता क्या है इसमें समुद्र में? बहुत सारी चीजें होती हैं, वो पर्यावरण का पार्ट है। फिर भी हल्का सा संक्षेप में बता देता हूँ समुद्र को समझने के लिए। इतनी सारी विविधताएं मिलती हैं हर प्रकार की, लेकर भौतिक, अ, निर्जीव से लेकर सजीव तक, ठीक है। जैसे पहाड़ बहुत सारे अलग तरह के, सजीवों में रंग बिरंगे जीव जंतु, आश्चर्यजनक, जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे, ठीक है। इस तरह के जीव जंतु मिलते हैं। इनका जो पहला जीव होता है समुद्र में, क्या है, जब ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो लगभग 200 मीटर तक जाती है सही तरीके से। उस बीच में फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस मतलब जैसे कि प्रकाश संश्लेषण, जिससे पौधे भोजन बनाते हैं। तो समुद्र में भी क्या होते हैं? पौधे होते हैं। यहाँ पर आपको पौधे मिलेंगे, पेड़ पौधे, उनको बोलते हैं प्लैंकटन। कौन से प्लैंकटन? फाइटोप्लैंकटन। आगे जाके वो पर्यावरण में आप लोग समझ लेंगे, बस यहाँ पर एक रूपरेखा दे रहा हूँ वहाँ की 1 मिनट में, ठीक। फाइटोप्लैंकटन। उसी में होते हैं जू प्लैंकटन। जू का मतलब जो जीव जंतु वाले पहले जीव हैं, शाकाहारी जीव ऐसा मान लें। और फाइटोप्लैंकटन मतलब जो पहले पौधे हैं, उनके ऊपर इनकी खाद्य श्रृंखला चलती है और यहाँ पर जीवन बनता है। तो यहाँ पर भी जीवन है। और इसके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स मतलब प्रवाल भित्तियां, ठीक है। प्रवाल भित्तियां, प्रवाल भित्तियां क्या होती हैं? प्रवाल एक जीव है, उसके ऊपर कवच लगा हुआ है। और वो क्या करता है, एक के ऊपर दूसरा प्रवाल, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे चढ़ता हुआ चला जाता है, चढ़ता हुआ चला जाता है। और वो एक चूना टाइप का बना हुआ है, चूना पत्थर टाइप का। वो आपस में जैसे कछुए का खोल होता है ना, एक के ऊपर दूसरा कछुआ ऐसे बैठते चले जाएं, ऐसे ही मान लो कि जो जीव है वो तो निकल गया, वो कवच एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं और उनसे चट्टानें बच जाती हैं। बहुत बहुत बड़ी और दूर दूर तक चट्टानें, बहुत बहुत सारी चट्टानें हैं, ठीक है। उनको बोलते हैं कोरल रीफ्स की चट्टानें, मूंगे की चट्टानें। मूंगा चट्टानें आपने सुनी होंगी। तो मूंगे की चट्टानें वो कहाँ होती हैं? इनमें। अब ये क्यों बता रहा हूँ मैं टर्म्स? क्योंकि ये अभी आज की क्लास में आने वाला है। कोरल रीफ्स कहाँ पर मिलती हैं, सबसे ज्यादा क्या होती हैं? तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? समुद्र में मिलती हैं। अब दूसरा पार्ट आता है हमारा, महासागर कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं। तो 4 महासागर हैं। 4 महासागर कौन से हैं, ध्यान से देख लो आप। पहला महासागर है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर यही है। सीधा सीधा ध्यान रखना है, सबसे बड़ा सबसे गहरा, मैप पर दिखाऊंगा अभी। विश्व का सबसे गहरी गर्त यहीं पर है, मैरियाना गर्त। मैंने बताया एक घाटी, दरार घाटी। सबसे गहरी कहाँ पर है पूरे विश्व की? मैरियाना, यहीं पर है। टोंगा दूसरी भी है, वो भी यहीं पर है। मतलब यहाँ पर गहरी दरार बहुत सारी हैं, बहुत सारी गर्तें यहाँ पर गहरी गहरी। फिलीपींस में पड़ती है मैरियाना गर्त। गहराई कितनी है? लगभग 1122 मीटर गहरी गहराई तक, ठीक। तो ये है विश्व की सबसे गहरी गर्त मैरियाना गर्त, इसी में पड़ती है। प्रवाल भित्तियां बहुत मिलती हैं यहाँ पर, कोरल रीफ्स बहुत मिलेंगी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। प्रशांत महासागर। दूसरा महासागर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक को अटलांटिक ही बोलते हैं, प्रशांत को इंग्लिश में पैसिफिक बोलते हैं, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर, दूसरे नंबर का, ठीक है। एस आकृति बनाता है, अभी आकृति दिखाऊंगा आपको। एस आकृति बनाता है, ये त्रिकोणीय टाइप के बनाता है। तीसरा महासागर है हिंद महासागर, इंडियन ओशन। त्रिभुजाकार है। अर्ध महासागर भी कहते हैं इसे। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका विस्तार दक्षिण में है, उत्तर में इसका विस्तार लगभग नहीं है। शीर्ष पर भारत है, भारत इसी के शीर्ष पर है। इसी के भारत जहाँ पर है, एक तरफ अरब सागर, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, वो सारा क्या है? हिंद महासागर है, अभी दिखाऊंगा। और आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशन, उत्तरी ध्रुव पर स्थित है, इसलिए बहुत ज्यादा ठंडा है। और छोटा सा महासागर है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, केवल ध्रुव ध्रुव पर है। पहले इन चारों महासागर को देख ले रहे हैं।
आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहला महासागर कौन सा था? सबसे पहला महासागर था ये वाला। ये कौन सा था? ये प्रशांत महासागर, इंग्लिश में पैसिफिक ओशन। ये ध्यान से देखना आप, ये सारा, ठीक है। लेकिन केवल ये नहीं, इसके साथ साथ ये भी इसी का भाग है। ध्यान रखना इस बात को, ये भी इसी का भाग है सारा। क्योंकि पृथ्वी गोल है, ये हमने ऐसे खोल के दिखाई हुई है, लेकिन पृथ्वी गोल है तो ये क्या करेंगे, मिल जाएंगे। ये हिस्सा आप लोग देख रहे होंगे, ये वाला हिस्सा है, ये यूएसए का हिस्सा है, मतलब अलास्का। उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है अलास्का। और ये वाला हिस्सा है रूस का, ये वाला। तो ये जो रूस का हिस्सा है और वो वाला हिस्सा है, दोनों में लगभग 30 40 50 किलोमीटर का ही डिफरेंस है केवल। तो इसका मतलब क्या है, दोनों बिल्कुल क्या है, क्लोज क्लोज है। 100 किलोमीटर का हो ज्यादा से ज्यादा। तो दोनों क्या है, बिल्कुल क्लोज, बिल्कुल पास पास। ले ऐसे दूर क्यों दिख रहे हैं, पूरा खोल के दिखाया हुआ है। इसको जब गोल करेंगे तो दिखेगा। इसको ग्लोब पर देखते हैं एक बार। देखो ये है प्रशांत महासागर, अगर दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये प्रशांत महासागर है, इस तरह से यहाँ से ये, और यहाँ से ये, देखो दोनों मिले हुए दिखेंगे ये, ठीक है। लेकिन इसको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें रूस ये है और अमेरिका ये है। इसमें अमेरिका ये है, रूस ये है। क्योंकि जब घूमेगा, ऐसे सोचो, ये घूमेगा तो रूस किधर हो जाएगा, इधर साइड में, और अमेरिका किधर हो जाएगा, उधर साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर दोनों में, दोनों लगभग मिलते हुए से, ठीक है। पता पहचान भी नहीं पड़ेगी कि अलग अलग कब हो रहे हैं, ये कलर से पहचान पड़ेगी केवल। तो ये सारा क्या है, ये कौन सा, प्रशांत महासागर और पैसिफिक ओशन। एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें जो ये बीच वाली लाइन है, इससे ऊपर नॉर्थ प्रशांत, नॉर्थ पैसिफिक, और इससे नीचे साउथ पैसिफिक। उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत, उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत। ये अभी काम आने वाला है जब जलधारा करेंगे हम, ठीक है। दूसरा महासागर है ये वाला, ये वाला। कैसी आकृति बनाई इसने, एस की आकृति, ठीक है। ये हो गया। तीसरा महासागर है ये वाला, त्रिकोण टाइप का, ये रहा, ये सब। कैसा है, ये त्रिकोण टाइप का बना हुआ, और यहाँ पे इंडिया हो गया, ये हो जाता है ऐसे। ये महासागर कौन सा, हिंद महासागर। ये इंडिया है इसके शीर्ष पर ही, तो ये हो जाता है। और चौथा महासागर कौन सा है, ये वाला, ये ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। दक्षिणी ध्रुव पर महाद्वीप है, ये कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, और ये क्या है, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशन। तो ये चार महासागर बेसिकली हैं। इन चारों को ध्यान रखना है, अभी जब हम जलधाराएं करेंगे तो उसमें ये बहुत ज्यादा काम आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाते हैं चार महासागर, ये हुए। इसके आगे देखते हैं लवणीयता। देखो सागर ये लवणता, सैलिनिटी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सैलिनिटी, होती क्या है। तो औसत लवणता, इस सब को बाद में देखेंगे। पहली बात, लवणता क्या होती है। लवणता का मतलब है जो लवण है पानी में, वो जब मिक्स हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि नमक है, नमक पानी में घुल जाता है, तो नमक भी क्या है, एक लवण है। जो लवण का ही एक टाइप है नमक, और पानी में घुला होता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो वैसे ही बहुत सारे लवण हमारे क्या है, पानी में घुले हुए होते हैं, उनकी वजह से पानी कड़वा हो जाता है, खारा हो जाता है, पिया नहीं जा सकता, ठीक है। बहुत बहुत मात्रा में होते हैं। तो 7 प्रकार के लवण मुख्य रूप से महासागरों में देखने को मिले, जो बताए गए एक वैज्ञानिक के द्वारा। उन सातों में से सबसे अधिक कौन सा है, कम कौन सा है, उसको एक बार देखते हैं। तो देखो सबसे पहले सागरीय लवणता क्या है, औसत लवणता 35 है प्रति 1000 ग्राम। अब ये ग्राम प्रति 1000 ग्राम क्या है, तो इसको ध्यान रखना है। ग्राम लवण यानी कि 35 ग्राम लवण, ठीक, कितने में, प्रति 1000 ग्राम जल में, ये इसका मापन होता है। 35 ग्राम लवण है ना, जैसे एक चुटकी नमक हो, 35 ग्राम लवण है कितने में, एक गिलास पानी में जैसे वो हो, तो कितने में, 1000 ग्राम जल में, ठीक। इसको ध्यान रखना है, ये इसका मापन है। इसका जो लवणता मापी है, लवणता मापी को क्या कहते हैं, इसी के नाम पर, सैलिनिटी के नाम पर, सैलिनोमीटर। तो सैलिनोमीटर क्या होता है, सागरीय लवणता को मापने का यंत्र, सैलिनोमीटर, ठीक। और लवणता कितनी है, औसतन,
औसतन कितनी है 35 ग्राम प्रति हजार। ठीक। अब ये चीज को ध्यान रखना है। औसत लवणता का मतलब देखो कम और ज्यादा दोनों तरीके की होगी, है ना। एक क्लास में एक बच्चा है 15 वर्ष की आयु का, एक है 18 वर्ष की आयु का, एक है 22 वर्ष की आयु का, एक है 25 वर्ष की आयु का। इनका औसत कितना हो गया, औसत वर्ष तो 20 वर्ष हो गया। सीधी सी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबको हमने मर्ज करके बीच में लिया है। तो इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, लेकिन औसत हम 35 बोल रहे हैं। 35 बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि पूछा जाता है बहुत ज्यादा, तो याद रखना 35, 35। अब जो ये 35 है, तो जैसे पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर की 31 से 35 के आसपास तक है, हिंद महासागर ये 35 के आसपास है, अटलांटिक महासागर 36 के आसपास है, तो कम ज्यादा है। तो उसमें से अब लवणता महासागरों की इतनी है, तो वो सबसे कम कहाँ पर है, तो सबसे कम है ध्रुवों पर। और सबसे अधिक कहाँ पर है पूछा जाता है, ध्यान रखना। सबसे महासागरीय लवणता सबसे कम कहाँ पर है, तो सबसे कम है ध्रुवों पर, और सबसे अधिक कहाँ पर है, कर्क व मकर रेखा के आसपास। बता देता हूँ। देखो, चलो इसी में देख लेते हैं। मैं वर्ल्ड मैप पर देखेंगे, ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। देखो, इसे इसे हटा देते हैं, और यहाँ ध्यान से देखना आप। आगे के लिए भी जो गर्म जलधारा है, ठंडी जलधारा है, वो भी इसी से साथ में काम आएंगी। तो इसलिए एक साथ में सारे काम कर लेते हैं, सब चीज समझा देता हूँ। देखो, ये 0 डिग्री लाइन है, ये तो बनी रहनी चाहिए थी। ये 0 डिग्री लाइन है, ध्यान रखना। इससे ऊपर उत्तरी गोलार्ध, इससे नीचे दक्षिणी गोलार्ध। ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ये हमारी 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री ये मकर रेखा। ठीक है। ये हमारी ये उपध्रुवीय लाइन, ये भी उपध्रुवीय लाइन, इसका मतलब ध्रुवों से संबंधित लगभग में डाल दिए मैंने। अब देखो ध्यान से समझना, सूरज की रोशनी यहाँ पर सीधी होती है हमेशा। हमेशा का मतलब इसके बीच में सूरज रहता है, तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है। इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री लाइन, ये वाली लाइन को। ये भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री लाइन या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ठीक। अब इस पर गर्मी बहुत ज्यादा रहेगी, और जैसे जैसे इससे दूर चलते चले जाएंगे, यहाँ पर ठंडी बहुत ज्यादा होगी। ध्यान रखना इस बात को, आगे के लिए बता रहा हूँ, और पहले भी बताया हुआ है। जब हमने सूर्य पृथ्वी का संबंध देखा था, हमने ऋतु परिवर्तन देखा था, तो उस क्लास में हमने डिटेल में समझ लिया था कैसे। तो यहाँ पर गर्मी होती है, यहाँ पर थोड़ी कम गर्मी होती है, और यहाँ पर क्या होती है, सर्दी। समझ गए। अब देखो, जो हमारा पहला रीजन है लवणता कम और ज्यादा का, तो लवणता यहाँ पर कम क्यों होगी, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो सीधा सीधा बर्फ, ठंडा पानी है। ठीक है। और जल की मात्रा। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर ज्यादा होती है लवणीयता। ठीक है। यहाँ पर लवणीयता ज्यादा क्यों नहीं है, यहाँ का तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ का पानी साफ है, स्वच्छ है। ठीक, लेकिन यहाँ पर लवणता क्यों नहीं है। तो देखो, लवणता जो होती है वो रहती है या तो ठहरे पानी में सबसे ज्यादा होगी। ठहरा पानी मतलब जैसे झील का पानी हो, जितनी गहराई होगी उसमें लवणता ज्यादा होगी। जैसे झील है, रुकी हुई है, तो वहां पर लवणता होगी। और ये सागर का पानी कैसा इनका पानी कैसा होता है, महासागरों का पानी बहता हुआ, जलधाराएं उसमें होती हैं। तो यहाँ पर लवणता झीलों की अपेक्षा थोड़ी सी क्या, काफी कम हो जाएगी। ठीक है। फिर भी यहाँ पर गहराई सब बहुत ज्यादा है पानी की, तो यहाँ पर लवणता ज्यादा क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर दिन भर बारिश पड़ती है, दिन रात बारिश पड़ती है विषुवत रेखा पर। ये क्लास में मैंने समझाया हुआ है डिटेल में। विषुवत रेखा का क्षेत्र डोल्ड्रम वाला क्षेत्र होता है, और इसमें साइकिलिंग चलती है। गर्म की वजह से पानी ऊपर उठता है, और पानी ऊपर उठकर बादल बनते हैं, बादल ठंडे होते हैं, पानी बरस जाता है। ये साइकिलिंग डेली चलती है, मतलब डेली ही बारिश होती है लगभग लगभग। तो जब साइकिलिंग पानी बहेगा, तो वहां पर क्या होगी, लवणता कम हो जाएगी। जब पानी बहेगा तो लवणता कम हो जाएगी, जब पानी कम होगा तो वो लवणता कम रखेगी। लेकिन यहाँ पर पानी है ठहरा हुआ, ठीक है, गहराई भी पर्याप्त है, तो लवणता क्या होगी, यहाँ पर ज्यादा हो जाती है। तो लगभग उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री से 40 डिग्री तक, लिखा हुआ नहीं है वहां पे लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। हम्म, तो लवणता ध्रुवों पर कम होगी, और अधिक होगी कर्क और मकर रेखा पर। कर्क रेखा पर 20 से 40 डिग्री, और मकर रेखा पर 10 से 30 डिग्री तक, यहाँ पर यह लवणता ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि वही दक्षिणी गोलार्ध में पानी ज्यादा, मकर रेखा के पास, तो इसलिए।
विश्व में सर्वाधिक लवणता कहाँ मिलती है? तो मैंने बताया झीलों में, रुका हुआ पानी, तो वहाँ पे लवणता ज़्यादा होगी। कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ मैं साथ के साथ, रटवा नहीं रहा हूँ, रटने को तो बुक्स बहुत हैं। तो देखो यहाँ पर वान झील, वान लेक है टर्की में, तो वहाँ की लवणता कितनी है? 330 ग्राम प्रति हजार। 330, 330, जबकि यहाँ कितनी थी कुल? 35। वहाँ की है 330, 10 गुना। पूरे विश्व का जो सबसे लवणीय पानी है झील में, झील में है वो कहाँ पर? वान झील में, वान लेक में, ठीक है, ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर किस में है? मृत सागर। झीलों वाली क्लास में हालांकि मैंने बता दिया, ये फिर भी बता रहा हूँ। मृत सागर दूसरे नंबर पर है, पहला दूसरे नंबर पर मृत सागर जॉर्डन इजराइल के बीच में पड़ता है ये। यहाँ पर कितनी है? 238। साल्ट लेक तीसरे नंबर पर है पूरे विश्व में। साल्ट लेक मतलब ग्रेट साल्ट लेक, नमक की झील। इस नमक की झील में कंफ्यूजन ये होता है, नमक की झील में कम खारा पानी है और वान झील में ज्यादा है। तो यहाँ पर कितनी है? यूएसए में, उत्तरी अमेरिका में, उसमें भी यूएसए में कितनी? 220। तो सबसे ज्यादा खारा वान झील में 330। महासागरीय जल में मिलने वाला मुख्य लवण कौन सा है? तो मैंने बताया 7 प्रकार के मुख्य लवण हैं, और भी लवण पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा जो मिलता है सोडियम क्लोराइड 78% लगभग, मैग्नीशियम क्लोराइड लगभग 11%। महासागरीय जल में जो सबसे ज्यादा लवण मिलने वाला है वो कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, ध्यान रखें, 78%। पहले नंबर का 78%, 79.90%, लगभग में 78%। सबसे ज्यादा क्या मिलता है? सोडियम क्लोराइड। तो इसलिए हमारे लिए क्या हो गया? ये लवण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सागर के जल में। दूसरे नंबर का जो है वो मैग्नीशियम क्लोराइड है, लेकिन वो कुल 11% है, तो सोचने वाली बात है। तीसरे नंबर पे सल्फेट है, तो वो कुल 4% है। चौथे नंबर वाला 3% के आसपास है। तो इसका मतलब जो सारा का सारा खारापन जो लिए हुए है वो सोडियम क्लोराइड की वजह से यहाँ पे आता है, तो इसको इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार हो सकता है आपको ऑप्शन में देखने ना मिले, अगर क्वेश्चन घुमा के आ गया कि खारेपन की लवणता का मुख्य कारक क्या है, तो हो सकता है इन दोनों में से ना दे, तो आपको ध्यान रखना है तब क्लोरीन। ठीक है, ध्यान रख लेना उसको। तो यहाँ पर क्लोरीन, क्योंकि इसमें भी है क्लोरीन, इसमें भी है क्लोरीन, क्लोरीन ही ज़्यादा होगा क्योंकि ये 78 है। तो सोडियम क्लोराइड 78%, सबसे ज़्यादा मुख्य लवण। समान लवणता को वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं आइसोहेलाइन। हिंदी में भी याद रखना है और इंग्लिश में भी याद रखना है। समलवणीय रेखा, समान लवणता वाले, मतलब कैसे? जैसे कि हिंद महासागर में लवणता किसी जगह की मान लिया 38 है, एक दूसरी जगह भी 38 मिली, तीसरी जगह भी 38 मिली, तो वहां से हम एक लाइन खींचेंगे कि भाई यहाँ भी इतनी है, यहाँ भी इतनी है, यहाँ भी इतनी है। तो उसको हम बोलेंगे, उस लाइन को सम लवण रेखा, एक सी लवण, या आइसोहेलाइन, या आइसोहेलाइन हिंदी में भी, दोनों तरीके से याद रखना है। जैसे बहुत सारी तरह से ये क्वेश्चन आते हैं कि समान ताप वाले समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है। तो आइसोथर्म, थर्म मतलब ताप, और आइसो का मतलब समान, आइसोहेलाइन समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। तो इस चीज को ध्यान रखना है ध्यान से, मुख्य रूप से, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी समान लवणता। अब देखो महासागरीय जलधाराएं, टॉपिक, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। लंबे टॉपिक का मतलब देख लेते हैं एक बार। इसमें समझाने को बहुत कुछ है। अगर आपको केवल फैक्ट्स चाहिए तो फैक्ट्स ये लिखे हैं, और समझना है इनको, क्योंकि ये थोड़े टाइम बाद भूल जाएंगे। आपने याद करा कि गल्फ स्ट्रीम ठंडी है, गर्म है, कहाँ की है? अटलांटिक की है। कैसी है? गर्म है। उत्तरी अटलांटिक है, दक्षिणी अटलांटिक की है। गल्फ स्ट्रीम किस जलधारा से निर्मित होती है, और आगे चल के कौन सी जलधारा में मिल जाती है? अब ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन, ये देखने को तो इतना ही है, समझने को बहुत कुछ है। तो इसको समझने के लिए, या ये समझने के लिए, पूरा जलधाराओं को समझने के लिए इसको डिटेल में समझना पड़ेगा। और इसको डिटेल में समझने के लिए देखो टाइम लगेगा, और मुझे लग रहा है टाइम ऑलरेडी इसमें काफी लग जाएगा। तो फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, एक काम करते हैं, महासागर को रहने देते हैं। महासागरीय जलधाराओं को नेक्स्ट क्लास में समझेंगे डिटेल में, क्योंकि समझना पड़ेगा हमें उसे अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ। फिलहाल अभी छोड़ना मत, एक बार आप इसको रिवाइज मार लेना कि हमने क्या क्या किया है। फिलहाल हमने आज जलमंडल को देखा, उत्तरी गोलार्ध में कितना है, दक्षिणी गोलार्ध में कितना है। ये अलग अलग आकृतियां क्या होती हैं, डिजाइन बना के मैंने आपको दिखा दिया कि अलग अलग, जैसे कि यहाँ पर ज्वालामुखी क्या है,
कटक क्या होती हैं, कटक के साथ साथ गर्त क्या होती हैं, अलग अलग तरीके से, ठीक है। उसके अलावा महासागर, चारों महासागर की विशेषताएं दिखा दी हैं। और इनके अलावा हमने महासागरीय लवणता को देख लिया है। महासागरीय लवणताओं में कौन से तत्व ज़्यादा है, कहाँ पर ज़्यादा है, तो कोई भी चीज़ हमारी रटने वाली नहीं है। फिलहाल हम आज इतना ही रहने देते हैं। और देखो रही बात इसकी कि महासागर में कौन कौन से द्वीप कहाँ पर हैं, कौन कौन से सागर उनसे टच में, कौन कौन सी झीलें उनके आसपास बनती हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम करेंगे वर्ल्ड मैप में, ठीक है। जब हम एक एक कॉन्टिनेंट का, एक एक महाद्वीप का मैप उठाएंगे तब हम इसको करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, आगे बढ़ा देना, सबके साथ शेयर करना, सबके साथ मतलब अपने मित्रगणों के साथ जो विद्यार्थी हों। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में महाधाराओं के साथ में, जलधाराओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।